हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। इसमें हम रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो हम रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ज़्यादा नहीं, जो मेन आपका है क्या कहती है कि जो क्रिया है, प्रकार है, उसका मेन क्या है, वही हम केवल जानेंगे। तो देखिए रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। इन 7 प्रकारों में पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है क्या? बस आप ये जो समीकरण देख रहे हैं इसी से आप जान सकते हैं संयोजन मतलब होता क्या है। संयोजन मतलब दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जब मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएं, जिसमें केवल एक ही चीज़ बने, एक ही उत्पाद बने, तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी 2 हो, 3 हो, जो भी हो, लेकिन उसमें जो बनता है वो केवल एक ही हो। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम जल में घोलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये केवल एक ही उत्पाद बना है, इसमें प्लस जल या प्लस कुछ करके आगे नहीं बना है। जैसे इस अभिक्रिया में है, देखिए इसमें क्या हो जा रहा है कि एकल उत्पाद अलग अलग है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि 2 यौगिक हैं, दोनों मिलके केवल एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया, यानी मिलकर। संयोजन का मतलब ये होता है मिल जाना। संयोजन का मतलब होता है मिल जाना, यानी मिलकर एक चीज़ बना दें, एक उत्पाद बनता है, तो यही संयोजन अभिक्रिया है। इसका मेन यही है कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, तो जिसमें एक अलग अलग पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ, भिन्न गुणधर्म वाला एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को संयोजन समझ में आया? यानी जिसमें अलग दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाए अलग गुणधर्म वाला, तो इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया को करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा की ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसको क्या किया जा रहा है, ऊष्मा दी जा रही है। ऊष्मा देने से ये 2 भागों में टूट जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वियोजन का मतलब या अपघटन का मतलब टूटना होता है, वियोजन का मतलब अलग अलग होना होता है। यानी एकल पदार्थ को जब हम गर्म करें, ऊष्मा दें, या विद्युत धारा के द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा, यानी कोई भी एनर्जी देकर हम उसको 2 या 2 से अधिक अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं, तो वही होता है वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। क्योंकि इसको ऊष्माशोषी अपक्रिया इसलिए कहते हैं। ऊष्माशोषी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा लगे, ऊर्जा लगे, उसे ही हम ऊष्मा कहते हैं। यहाँ ऊष्मा लग रहा है, इसमें भी ऊष्मा लग रहा है। देखिए लेड नाइट्रेट है, ठीक है, तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन गया, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और यहाँ ऑक्सीजन बन गया। ये देखिए लेड नाइट्रेट जो है 2-3 भागों में टूट गया, यानी यहाँ पे भी इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया, अपघटन हो गया। इसे ही अपघटन कहते हैं या वियोजन कहते हैं। यानी एक पदार्थ अलग अलग भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, इसमें भी वही है, सिल्वर और क्लोरीन 2 अलग अलग भागों में टूट गया, इसके अपने मूल भागों में टूट गया जिससे ये मिलके बना है, तो यही क्या हो गया, वियोजन हो गया। इसके लिए हम सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन का मतलब होता है स्थान को बदल देना, विस्थापित कर देना। यहाँ देखिए इसमें होता क्या है, आप लोगों को बता दें। इसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है
अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ Fe है, Fe और यहाँ कॉपर सल्फेट है, ध्यान दीजिएगा। Fe यानी लोहा जो होता है वो कॉपर यानी तांबे से अधिक सक्रिय है। तांबा कम सक्रिय है, तांबा जल्दी क्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है, जल्दी क्रिया करता है। तो ये क्या करता है, अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है। ये जो लोहा है यानी Fe जो है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इस कॉपर को इसके यौगिक यानी सल्फेट से हटा दे रहा है और खुद वहाँ अपना सल्फेट बना रहा है, अपना यौगिक बना रहा है। देखिए Fe फेरस सल्फेट बन गया, यहाँ कॉपर सल्फेट था, यहाँ फेरस सल्फेट बन गया। तो हम इसमें क्या करता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है यानी हटा दे रहा है, उसकी जगह अपना यौगिक बना रहा है। यहाँ पे भी वही है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिंक सल्फेट बना रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा विस्थापन अपक्रिया। इसके बाद है द्विविस्थापन। विस्थापन की तरह ही ये भी अपक्रिया है, लेकिन इसमें होता क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी देखिए यहाँ पे जो भी यौगिक होता है उसमें एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन। देखिए यहाँ पे सोडियम और सल्फेट, SO4 जो है वो ऋण आयन है और सोडियम धन आयन के रूप में। ये BaCl बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे Ba जो है धन आयन है और क्लोरीन ऋण आयन है। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ क्या कर रहा है, देखिए दोनों अपने यौगिक के आयनों को बदल देंगे। द्विविस्थापन का मतलब यही है, आयनों का आदान प्रदान होना। यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। देखिए दोनों ने अपने आयनों को क्या कर दिया है, बदल दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अभिकारक का अपचयन। अभिकारक का होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अभिकारक होते हैं। तीर के निशान के बाईं ओर वाले को हम अभिकारक कहते हैं, दाहिने ओर वाले को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक का उपचयन होगा और एक का अपचयन होता है। अब ये कैसे होता है, जब अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ता है। देखिए यहाँ पे जब अभिकारक यानी यहाँ आप आते हैं तो यहाँ पे H2 में देखिए इधर आ रहे हैं, इसी अभिकारक में आके O जुड़ रहा है, तो इसमें H क्या हुआ है, उपचयित हुआ है। इसमें उपचयन कहते हैं, यानी जब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है तो इस क्रिया को हम उपचयन कहते हैं। और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन निकलता हो वहाँ होता है अपचयन। पहले वाले में, दूसरे वाले में देखिए यहाँ क्या हो रहा है, MnO2 + 4HCl है, यहाँ पे MnCl हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, Mn का अपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें से Mn में से O क्या हो गया है, निकल गया है ना। ठीक है, यहाँ क्लोरीन का उपचयन हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन का उपचयन हुआ है क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल गया है। ठीक, तो जब हाइड्रोजन निकल जाता हो तो उसे हम, उस पदार्थ का हम कहते हैं कि उपचयन हुआ है। और यहाँ जब ऑक्सीजन निकल जाता हो तो हम कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ है, इस क्लोरीन का उपचयन हुआ है और Mn यानी मैग्नीज का अपचयन हुआ है। यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है कि जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है उपचयन कहते हैं, और जहाँ हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन निकल जाता हो उसे हम अपचयन कहते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं, देखिए कॉपर का यहाँ पे अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इससे निकल गया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो ये मत समझिएगा कि हाइड्रोजन तो निकलता है तब उपचयन होता है, नहीं, ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो हाइड्रोजन के लिए हम उसको
उपचयन कहेंगे। ठीक है। अगली अपक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्माशोषी से बिल्कुल उल्टा है। वे अपक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी जब भी उत्पाद बनता हो, जब कोई भी अपक्रिया हो और उसमें एक उत्पाद बने, उसके साथ साथ ऊष्मा यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो, तो हम कहते हैं कि वे ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालेंगे, यानी चूने को, बिना बुझे हुए चूने को जब हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से भाप सी निकलती है। उसमें से क्या निकलती है? भाप निकलती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो उसमें भाप निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए मीथेन प्लस ऑक्सीजन है। मीथेन से जब ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसमें भी क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ठीक है। तो जहाँ पे ऊर्जा का निर्माण, कोई भी अपक्रिया हो तो अपक्रिया के होने के पश्चात उत्पाद तो बनता ही है, जैसे ये उत्पाद हैं, उसके अलावा ऊष्मा या कोई भी किसी प्रकार की ऊर्जा निकलती हो तो इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, यानी जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा अतिरिक्त रूप में बनती है वही होती है। इसके बाद है ऊष्माशोषी अपक्रिया। जैसा कि आपको पहले भी बताए हैं, वे अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, जिसमें ऊष्मा लगती हो, जिस अपक्रिया को कराने में ऊर्जा लगती हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्योंकि वो बिना ऊर्जा के दिए हो ही नहीं सकती है, इसलिए उसको ऊष्माशोषी कहते हैं, जिसमें ऊर्जा सोखती हो। FeSO4 है, इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? हम ऊष्मा देंगे तो ये इसमें तब जाके अपक्रिया होगी। इसको ऐसे ही रहने देंगे तो नहीं होगा, ऊष्मा देंगे तो ये अपक्रिया होती है। ठीक है। Fe2O3 SO2 SO3, ये देखिए 3 भागों में टूट गया है ना। तो इसमें ये कैसे हुआ? क्योंकि इसमें ऊर्जा दी गई है, ऊष्मा दी गई है। यहाँ पे देखिए Ag2AgBr। तो यहाँ पे कि इसको तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं हम? ऊष्मा यानी सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं। तो यानी जिस अपक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, किसी भी प्रकार की ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। अब इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिएगा वीडियोज़ को, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।